आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 24 जिसमें हम देखेंगे आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से। और प्रीवियस लेक्चर में हम सब प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 24 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपसे बोला है फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल, आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच के, विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2। जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी 2 है रिस्पेक्टिवली। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप याद करें कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने आपको एंगल का फॉर्मूला बताया हुआ है। कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यही ना फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को रख के और हमें निकाल लेना इसका। ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी √3 दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं √3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, तो 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3/2 साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन में कब होता है? साइन में √3/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। और 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। तब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/3। अब यहाँ साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा π/3। तो यही हमारा एंगल का वैल्यू होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान देंगे, बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू i-j, बी वेक्टर इक्वल टू 3i-k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 7i-k, फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू i-j, बी वेक्टर इक्वल टू 3j-k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 7i-k। आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर डी, आपको डी वेक्टर निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि ए और बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड फॉर विच सी डॉट डी इक्वल टू 1, और सी डॉट डी का वैल्यू जो है आपको D1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर इक्वल टू i-j प्लस 0k, इसको तो लिख ही सकते हैं। i-j दिया हुआ, k नहीं दिया हुआ, तो 0k लिख दिए। फिर b वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं i तो यहाँ पे है नहीं, j और k है, तो 0i प्लस 3j माइनस k। और c वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? c वेक्टर इक्वल टू i और k दिया हुआ है, j नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? 7i प्लस 0j माइनस k। तो ए बी सी लिख दिए। अब डी वेक्टर में फाइंड करना था, तो क्या करेंगे? यहाँ पे लेट कर लेते हैं। डी वेक्टर इक्वल टू xi yj प्लस zk, ठीक है। डी वेक्टर को हम लेट कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो हमें यही डी वेक्टर निकालना है, यानी x y z का वैल्यू हमें पहले चाहिए, तब हमारे पास डी वेक्टर आ जाएगा। तो इसको हम लेट किए हुए हैं। अब क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे फॉर ए परपेंडिकुलर टू डी। और आपको पता है कि जब ए परपेंडिकुलर होता था डी पर, तब क्या होता है? ए डॉट डी इक्वल टू 0, ए डॉट डी इक्वल टू 0। तो ए डॉट डी पहले निकालेंगे। ए का वैल्यू आपके पास कितना है?
लिखेंगे यहाँ पे i माइनस जे प्लस 0k डॉट डी। डी आपके पास कितना है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो अब यहाँ पे देखते हैं i के पास कितना है 1 और यहाँ पे i के पास x, यानी 1 इंटू एक्स i डॉट i, फिर प्लस j के पास कितना है -1 और यहाँ पे j के पास y, यानी -1 इंटू वाई j डॉट j, फिर प्लस k के पास कितना है 0 मल्टीप्लाई z, तब क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई z k डॉट k इक्वल टू 0। अब 1 में x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा x और i डॉट i 1 होता है, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस यहाँ पे ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, 0 में z से करेंगे 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू 1 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। अब फिर क्या करेंगे, तो पहले हम क्या निकाले थे, पहले निकाले थे a परपेंडिकुलर टू d, अब निकालेंगे फॉर b परपेंडिकुलर टू d। तो जब b परपेंडिकुलर होगा d पर तब क्या हो जाएगा, तब भी वही बात होगा b डॉट d इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू लेंगे तो b का वैल्यू कितना है 0i प्लस 3j माइनस k डॉट d का वैल्यू कितना है xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी सेम बात, x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 0 मल्टीप्लाई x i डॉट i, 3 मल्टीप्लाई y j डॉट j, फिर -1 मल्टीप्लाई z k डॉट k इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिख देते हैं 0 इंटू 1 प्लस ये 3y इंटू जे डॉट जे 1 प्लस माइनस माइनस z इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 यानी 3y माइनस z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल टू 3y, ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन सेकंड। z इक्वल टू 3y क्यों, क्योंकि z यहाँ पे माइनस में इधर जाए तो प्लस में, तो z इक्वल टू 3y, तो z को पहले कर दिया, यहाँ पे 3y करती है। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में क्या किए थे, x इक्वल टू वाई इक्वेशन फर्स्ट और z इक्वल टू 3x इक्वेशन सेकंड। ये कब आया था x इक्वल टू वाई, जब a परपेंडिकुलर था d पर तब, और b जब परपेंडिकुलर था d पर तब आया था हमारे पास z इक्वल टू 3x। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि c परपेंडिकुलर होगा d पर, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर c परपेंडिकुलर होगा d पर। तो ऐसे तो हमारा जो चाहिए c डॉट d इक्वल टू 0, बट आपके पास जो है वो गिवन है क्वेश्चन में ही कि c डॉट d इक्वल टू 1, तो इसी को लेके चलेंगे c डॉट d इक्वल टू 1। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है आपके पास 7i प्लस 0j माइनस k, और d का वैल्यू क्या लेट किए थे xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x को x के साथ, y को y के साथ, x को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x i डॉट i, 0 मल्टीप्लाई y j डॉट j, फिर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई z k डॉट k इक्वल टू 1। अब 7 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू 1, फिर प्लस माइनस माइनस z इंटू 1 इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है। अब 7 को x से करेंगे तो 7x हो जाएगा, ये 0 इसको छोड़ देते हैं, माइनस z इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन थर्ड।
अब हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए था, तो फर्स्ट इक्वेशन में आया एक्स इक्वल टू वाई, और सेकंड में आया जेड इक्वल टू 3x। तो सेकंड का वैल्यू जब थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में कितना है, कितना पुट करना है हमें, z इक्वल टू 3x, तो 7x माइनस जेड इक्वल टू 1, और z के पास क्या पुट करना हमें, z के पास पुट करना होगा हमें 3x, यानी 7x माइनस 3x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/4। अब x इक्वल टू 1/4 आ गया, आपके पास x इक्वल टू 1/4 आ गया, तो y भी आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 क्या था, x इक्वल टू y, यानी x का वैल्यू क्या था 1/4 इक्वल टू y, या y इक्वल टू 1/4। अब आपके पास x का वैल्यू, y का वैल्यू आ चुका है, अब z का वैल्यू निकालना होगा। तो z का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, 3 से निकाल सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड में क्या है, z इक्वल टू 3x, यानी z इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या था 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अब आपके पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आ चुका है। बस इसे कुछ नहीं करना है, अब पुट कर देंगे कहाँ पे, जो हम लेट किए थे डी वेक्टर, क्या लेट किए थे, डी वेक्टर इक्वल टू xi yj प्लस zk, यही था ना। x का वैल्यू क्या आया 1/4i, y का वैल्यू 1/4j और z का वैल्यू 3/4k, ठीक है। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 सभी जगह कॉमन है, तो 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिए, तो ये आपके पास हो गया i प्लस j प्लस 3k, यही हमारे पास क्या हो गया, d का वैल्यू हो गया। तो यहाँ के बाद एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। पहले तो हम x इक्वल टू वाई निकाल लिए इक्वेशन फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड में, z इक्वल टू 3x ये भी प्रीवियस स्लाइड में। फिर उसके बाद क्या किया कि c परपेंडिकुलर d पे, और ऐसे जब परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास c डॉट डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि c डॉट डी इक्वल टू 1, तो c डॉट डी इक्वल टू 1 लेके चले हैं, c का वैल्यू पुट किए और d का वैल्यू पुट किए इक्वल टू 1, और यहाँ से जब डॉट प्रोडक्ट करा के चलें तो हमारे पास एक इक्वेशन बना 7x माइनस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। अब क्या किए कि इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड का जो वैल्यू है z इक्वल टू 3x उसको पुट कर दिए, और पुट करने के बाद हमारे पास x का वैल्यू आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू y है, यानी x का जितना वैल्यू होगा उतना y का भी वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू 1/4 तो y का वैल्यू भी 1/4 होगा, x और y आ गया। फिर z का वैल्यू चाहिए था, तो z का वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकाल लिए, z इक्वल टू 3x था, तो z इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू रख दिया 1/4, यानी 3/4 हो गया। फिर हम जो लेट किए थे d इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू रख दिए, यहीं पे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या किए कि 1/4 1/4 1/4 तीनों जगह कॉमन है, तो 1/4 बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया i j और यहाँ पे 3k, चूँकि 1/4 तो बाहर हो चुका है, अब ये आपका क्या हो गया, d वेक्टर हो गया, यही हमें निकालना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।